हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम। आइए आज स्टार्ट करते हैं सबसे खतरनाक चैप्टर रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। इस चैप्टर को 3 नामों से जाना जाता है, मतलब तीनों का एक ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए चैप्टर के हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है ये है रिजिड बॉडी। हेडिंग क्या है बेटा? रिजिड बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं कि ये रिजिड बॉडी क्या होता है। ये रिजिड बॉडी होता क्या है? तो रिजिड बॉडी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल of the body does not change। अगर कोई भी बॉडी है, सपोज ये हमारी कोई बॉडी है, यहाँ का कोई पार्टिकल, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अगर इस पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं r2 है, ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं r3 है। अगर इस बॉडी के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा बॉडी है ये एक रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है बेटा? रिजिड बॉडी है। चलिए कुछ और बात करते हैं। अगर ये बॉडी रिजिड है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रिजिड बॉडी में जो बॉडी का जो शेप होता है वो कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा। तो हम बोलेंगे इन रिजिड बॉडी the shape of body conserve। जो रिजिड बॉडी है उसमें बॉडी की शेप जो क्या होती है वो कंजर्व होती है। इसका मतलब बॉडी का शेप साइज चेंज नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आया? चलिए आइए बात करते हैं। फिर जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे रोटेशनल मोशन है, हेडिंग को उठाते हैं। हमने रिजिड बॉडी के बारे में देख लिया, हम ये स्टार्ट करते हैं ये रोटेशनल मोशन। सबसे पहले ये जानेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, किसकी बात करें? अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, अगर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन, तो ये डिफाइन होता है पॉइंट मास के लिए। सर्कुलर मोशन किसके लिए डिफाइन होता है बेटा? ये पॉइंट मास के लिए होता है। जबकि आपका जो रोटेशनल मोशन होता है ये डिफाइन होता है आपका एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। रोटेशनल मोशन आपका डिफाइन किसके लिए होता है? एक्सटेंडेड बॉडी है। अगर आपका कोई पॉइंट मास सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो हमारा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक बड़ी बॉडी, जैसे हमारी एक बहुत बड़ी बॉडी है, अगर बॉडी के डायमेंशन बहुत बड़े हैं, बहुत लार्ज डायमेंशन हो जाएगा, तब हम उसको सर्कुलर मोशन ना बोल के क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब ये हमारा, इसको मैंने लगा दिया क्रॉस। इस क्रॉस का मतलब बेटा क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है और इसी बॉडी के अक्रॉस ये बॉडी हमारी घूमेगी ओमेगा से। कैसे घूम रही है? ओमेगा से। अब अगर हम बात करें ये बॉडी क्या बहुत पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है? ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल भी क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल भी क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। तो हम ये देख रहे हैं कि रोटेशनल मोशन में जो बॉडी होती है उस बॉडी के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं? सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। बॉडी के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं बेटा? सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। क्या बात समझ में आई? मतलब कि अगर एक पॉइंट मास मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे तो क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर कोई
रिजिड बॉडी या कोई एक्सटेंडेड बॉडी मूव कर रही है ओमेगा से, तो इसे हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। बस इतना सा ही फ़र्क होता है। चलिए अगर हम आइए बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो शायद आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की चर्चा करते हैं और आप बस बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा और सारे सब कुछ समझ में आएंगे। आपके एडवांस तक के प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व होते जाएंगे। अगर हम बात करें कि जैसे ये हमारा एक रॉड है, ये हमारे पास क्या है, एक रॉड जो कि घूम रहा है ओमेगा से। किससे घूम रहा है, ओमेगा से। ये हमारे पास एक रॉड है जो कि घूम रहा है ओमेगा से। ये हमारे पास एक रॉड है जो कि घूम रहा है ओमेगा से। ये हमारे पास एक रॉड है जो कि घूम रहा है ओमेगा से। अगर हम बात करें, मुझे इस रॉड की निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालनी है, हमें इस रॉड की निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। इसी से पूरी फील्ड आएगी, आप बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए। अब हम जानते हैं कि जैसे कि अगर बात किया जाए, जब पार्टिकल आपका होता है, जब पार्टिकल लीनियर मोशन में होता है, इसका मास m होता है, वेलोसिटी v होती है, तब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हो, आप लिखते हो हाफ m v स्क्वायर। क्या लिखते हो, हाफ m v स्क्वायर। आप ये इसलिए लिख पाते हो क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉडी है, बॉडी की सारे पार्टिकल की वेलोसिटी होती है सेम, सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है, इसीलिए आप काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर लिख पाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है और जो रिजिड बॉडी है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और अगर हम बात करें तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं है। जैसे हम जानते हैं, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है बेटा r ओमेगा। v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। ये पूरी रॉड घूम रही है ओमेगा से, सारे पूरा रॉड घूम रहा है ओमेगा से। इसका मतलब हर एक पार्टिकल्स का ओमेगा तो सेम होगा। लेकिन अगर जो पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, जो पार्टिकल हमारा पास में है, मान लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ फर्स्ट है, एक पार्टिकल सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये ऐसे मान लेते हैं, ये nth पार्टिकल है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं r1, इसका डिस्टेंस हो जाएगा r2, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा r3, ऐसे इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा rn। आप देखिए v इक्वल टू r ओमेगा, सबका r अलग है ओमेगा से में, इसका मतलब सारे पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है। इसीलिए इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी हम डायरेक्ट हाफ m v स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसका लिखा जाएगा कैसे, तो इसका लिखने का तरीका क्या है, इस रॉड को इन्फिनाइट पार्टिकल्स में आप तोड़ लीजिए, सारी काइनेटिक एनर्जी, सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग से निकाल लीजिए, फिर सबको जोड़ दीजिए। वो जो एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो आपकी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। अब अगर हम बात करें, ये जो हमारा पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इधर क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, मान लेते हैं v1, इसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं v1, इसका मास मान लेते हैं m1, इसकी वेलोसिटी इधर क्या मान लेते हैं v2, इसका मास मान लेते हैं m2, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v3, मास मान लेते हैं m3, इसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं vn और मास क्या इसका मान लेते हैं mn। अब अगर हम सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी चूँकि ये घूम रहा है तो हम सिर्फ रोटेशन की बात करेंगे, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। ये हमारा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर डैश डैश हाफ mn vn का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम देखें, कन्वर्ट करें, हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है r ओमेगा, v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। अगर इसको देखें v इक्वल टू r ओमेगा, तो ये हो जाएगा हाफ
m1 r1 ओमेगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अगर हम और बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्लोज। तो ये हमारी क्या है, ये आई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ये क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आई। क्या है बेटा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, फार्मूले को रिलेट करते हैं। जब ये बॉडी हमारा लीनियर मोशन करता है, क्या करता है बेटा लीनियर मोशन, इसकी वेलोसिटी भी होती है, मास होता है m, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आती है, जो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी आती है, ये होती है हाफ mv स्क्वायर। अब आप इससे कंपेयर कीजिए, जब बॉडी लीनियर मोशन में होता है, जब बॉडी लीनियर मोशन में होता है सारे पार्टिकल क्या सेम होती है वेलोसिटी। सिमिलरली जब बॉडी आपका रोटेशनल मोशन में होगा तो सारे पार्टिकल का क्या सेम होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो v का काम कौन कर रहा है ओमेगा, हाफ के प्लेस पे कौन है हाफ है। और ये मास, इस मास को देखो भाई, ये जो मास है, ये जो मास है, इस मास के प्लेस पे इतना बड़ा टर्म आ रहा है, इस मास के प्लेस पे क्या आ रहा है इतना बड़ा टर्म आ रहा है जिसको बोलेंगे I। क्या बोलेंगे I। और I इक्वल हो जाएगा सिग्मा mi ri स्क्वायर, I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n। इस I को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये I क्या है, I क्या है, I को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I को क्या बोलेंगे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब जो काम मास करता है ट्रांसलेटरी में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशनल में। बहुत ध्यान समझिए, जो काम मास का होता है ट्रांसलेशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशन में। जैसे ज़्यादा मास होगा तो चलाने में ज़्यादा कष्ट होगा, वैसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो घुमाने में ज़्यादा कष्ट होगा। ज़्यादा मास होगा तो चलती हुई बॉडी को रोकने में कष्ट ज़्यादा होगा। सिमिलरली ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो घूमती हुई बॉडी को रोकने में कष्ट ज़्यादा होगा। क्या बात थोड़ा आप रिलेट कर पा रहे हैं। जो काम मास करता है ट्रांसलेटरी में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेटरी में। शायद इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जो मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। हमने फार्मूला क्या देखा, आई इक्वल टू सिग्मा mi ri स्क्वायर, आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई इक्वल टू n। यहाँ पे अच्छा ये सिग्मा माने क्या होता है जोड़ना। आई की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो m1 r1 स्क्वायर आ जाएगा। आई इक्वल टू 1 से लेके आप 2 पुट करोगे तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर आ जाएगा, माने आप जोड़ते चले जाएंगे। अब अगर हम बात करें ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहली बात ये डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी। किस पे डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी। दूसरा किस पे डिपेंड करता है शेप ऑफ द बॉडी। तीसरा किस पे डिपेंड करता है
एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस पे डिपेंड करता है बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, बहुत से बच्चों को कभी कभी डाउट आता है सर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या? जिस स्ट्रेट लाइन के चारों तरफ बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, जिस स्ट्रेट लाइन के चारों तरफ बॉडी या रेड बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और किस पे बॉडी करती है? अच्छा, यहाँ पे एक बात और, ये आर क्या है? आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? मतलब ये हम यही चीज़ एग्जैक्ट लिख देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बात समझ में आया? अच्छा, फिर आप बच्चे बोलेंगे सर ये सब आपने तो बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। समझ में तो आ गया, लेकिन ये होता क्या है? तो मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इट इज द property of rigid body. It is the property of rigid body which opposes to change its state in rotational motion unless external torque applied on it। जैसे आपने पढ़ा होगा इनर्शिया। इनर्शिया का काम क्या होता था बेटा? वो लीनियर में होता था जो काम। अच्छा, मास इनर्शिया किस पे डिपेंड करता था? मास पे। वही काम आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन ये है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट का चेंज का अपोज करती है जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो रोटेशन में क्या होगा? वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा कि बॉडी जो रिजिड बॉडी है वो अपने स्टेट के चेंज का अपोज करेगा। कब तक? जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाया जाए। क्या ना लगाया जाए बेटा? टॉर्क। अब फिर यहाँ पे डाउट आएगा सर ये टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क क्या होता है हम थोड़ी देर आगे भी समझेंगे टॉर्क क्या होता है। बस आप ये समझिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है, रिजिड बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है अपने स्टेट के चेंज का। किसमें? रोटेशनल मोशन में। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाया जाए। आप एक बार डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करें जैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल, ये हमने ले लिया कि स्क्वायर। ये हमने क्या ले लिया? स्क्वायर, जिसकी जो साइड है वो है ए। साइड क्या है बेटा? ए। और अगर हम बात करें, ये हमारी हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप समझ जाइए कि हमारी क्या हो गई? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके हर एक वर्टेक्स पे मास है। हर एक वर्टेक्स पे क्या है? मास है।
ठीक है। इसका मास m, इसका भी, अभी हम मास सेम ही ले लेते हैं, मास m। हमें इस सिस्टम का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर हम बात करें इस वाले मास की, तो ये वाला मास कहाँ पर है? एक्सिस पे ही है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। ये वाला मास कहाँ पे? एक्सिस पे है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0। लेकिन इन दोनों का होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? a। इसका भी क्या है? इसका भी आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a। तो I इक्वल टू हो जाएगा ma² प्लस ma²। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ma²। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारी एक्सिस फर्स्ट हो गई, ये हमारा फर्स्ट का हम आंसर हो गया। सेम है, फिलहाल ऐसे रन देते हैं, हम आगे करेंगे अभी। एग्जाम्पल नंबर अगर हम 2 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2, सेम हमारा स्क्वायर है, सेम हमारा क्या है? स्क्वायर है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, सॉरी, और इस बार जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा ये, और यहाँ पे मास m है, मास m है, मास m है, और यहाँ पे भी मास m है, और हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्क्वायर है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है बेटा? a। तो ये भी डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? a। अब इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, तो भाई ये वाला तो एक्सिस पे ही है, इसका हो जाएगा 0, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस a, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a√2। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma² प्लस ma² प्लस ma√2 का होल स्क्वायर। तो I की वैल्यू हो जाएगी ma² प्लस ma² प्लस 2ma²। तो I की वैल्यू हो जाएगी 4ma²। क्या बात समझ में आया? मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया? क्वेश्चन कराने का कारण था, अब ये देखिए सेम बॉडी है, लेकिन आंसर मतलब सेम मास कन्फिग्रेशन है, बट आपका आंसर अलग अलग आ रहा है। डिफरेंस क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिफरेंस है। पिछले वाले केस में जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, लेकिन इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया है। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। और मैंने पिछले अभी बैक स्लाइड में लिखवाया भी था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। क्या बात समझ में आई? क्या आप कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे? यस और नो? चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, बस आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक ही सवाल है, क्वेश्चन है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये 2 किलोग्राम का मास है, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ये 4,3। क्या है? 4,3। हमें निकालना है फाइंड a i x b i y। चलिए पहले आप लोग निकालिए, फिर मैं निकालता हूँ। स्क्रीन को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम इसका सोल्यूशन की बात करें तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में I बराबर होता है mr², r क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्या वो ये होगा? और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। और असलियत में ये डिस्टेंस है कितना? ये डिस्टेंस है 3, और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है हमारा 4। तो अगर आई एक्स की बात करें तो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, और वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mr²। मास कितना है? 2 kg। तो ये हो जाएगा 2। डिस्टेंस कितना है? 3। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर।
3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, ये हो जाएगा 18। अगर हम बात करें आई वाई की, अगर बात करते हैं आई वाई की, तो ये हो जाएगा 80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मास कितना है 2 किलोग्राम, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो ये हो जाएगा इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 32 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आप देखिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल कराए, तीनों एग्जाम्पल में हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, चेंज। सिंपल ये बताना चाहता था कि अगर आपको यहाँ पे आई एक्स पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा एम वाई स्क्वायर, अगर आई वाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर। इतना लिखिए, फिर मैं आपको कुछ अलग से कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करें रिंग की, फिर हम बात करेंगे थोड़ा चलिए 3D की बात करते हैं। एक मिनट बच्चों, ये माइक गिर गई। चलो अगर हम बात करें ठीक है, यहाँ पे है मास m, मास 2m, मास m। चलो सब अभी सेम ही रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं, कंफ्यूज जाओगे आप। मास m, 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 m। चलिए आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का प्रयास कीजिए, मैं आपको एक्सिस बताता हूँ। आप इस एक्सिस के अबाउट निकालिए। इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। भाई ये 3D में है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये हमारा बेटा क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब है, साइड ए। क्यूब का साइड क्या है, ए। चलिए निकालने का प्रयास कीजिए, पॉज कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, निकालने का प्रयास कीजिए, फिल्म निकालते हैं। चलिए सलूशन देखिए। अब देखिए बेटा ये क्यूब है तो ये डिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, ए। और इससे इस एक्सिस से ये डिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, ए। इस एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए। इन दोनों का तो हो जाएगा 0। अगर ये वाले डिस्टेंस की बात करें, अगर हम ये वाला डिस्टेंस की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फेस डायगोनल हो जाएगा, ये हो जाएगा a√2। सिमिलरली अगर ये वाला डिस्टेंस निकाले तो ये कितना हो जाएगा, a√2। यस और नो। अच्छा इससे ये वाला a है तो ये वाला भी हमारा कितना होगा, a ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो I मैं लिखता हूँ I इक्वल्स टू 1 वाला का डिस्टेंस क्या है, 8। ये हो जाएगा ma²। 2 वाला का डिस्टेंस क्या है, a ही है, ma²। 3 का ये हो जाएगा ma√2 का होल स्क्वायर। 4 का ma√2 का होल स्क्वायर। 5 0 6 0 7 ma²। 8 में ma²।
तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 2 ये हो जाएगा 2 4 2 6, ये हो जाएगा आपका 8ma²। क्या बात समझ में आ गया। तो इन 3-4 एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि अगर पॉइंट मास हो तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट आई इक्वल टू ma² लगा के निकाल सकते हैं। चलिए अब हम कुछ स्टैंडर्ड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर हम बात करें, अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। हमारा जो हेडिंग है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हेडिंग जो है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग तो ये हमारा क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिंग है, ये हमारा क्या है, रिंग। और हम मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है r और इसका मास है कैपिटल M, रेडियस है r। अच्छा ये यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप ये हमारी हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब भी आपसे पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले आपको ये पूछना होगा सर एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बताइए। तो ये हमारी हो गई है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या हो गई है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब देखिए इस एक्सिस से जो मास है, सारे मास का डिस्टेंस देखेंगे तो r ही होगा। और अगर सारे मास का डिस्टेंस r ही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इस एक्सिस के अबाउट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं I इक्वल्स टू mr²। क्या लिख सकते हैं बेटा, I इक्वल्स टू mr²। फिर आप बोलोगे सर अगर एक्सिस चेंज कर दें तो, अगर आप एक्सिस चेंज कर देंगे या एक्सिस ऐसे कर दें या एक्सिस यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कैसा भी कर देंगे तो उन सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। लेकिन उन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए हमें कुछ थ्योरम्स पढ़ना होगा। हम 2 थ्योरम्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम कुछ देर बाद। तो ये बेटा ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। आप इसको नोट कर लीजिए, हम फिर देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो ये हमारा है डिस्क है, ये हमारा एक डिस्क है जिसका रेडियस है r। जिसका रेडियस क्या है, r। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये डिस्क है, आप पहले यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा एक डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में हम डायरेक्ट I इक्वल्स टू mr² नहीं पुट कर सकते हैं। इसका मास मान लेते हैं m, मास क्या मान लेते हैं m, और रेडियस क्या मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं r। तो I इक्वल्स टू mr² डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो मास है ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मास है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये एक्सिस मान लें तो कोई मास यहाँ होगा उसके लिए रेडियस ये हो जाएगा, कोई मास यहाँ होगा तो उसके लिए रेडियस हो जाएगा। तो आपका वेरिएबल सिस्टम हो गया, वेरिएबल मास वेरिएबल रेडियस हो गया, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। और जब भी वेरिएबल हो जाएगा तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन। क्या है बेटा, इंटीग्रेशन। तो आपको x पे जाके dx का एक एलिमेंट लेना होगा जो कि रिंग होगा, फिर उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। चलिए आइए करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है वो हमारा इंटीग्रेशन है। अगर हम बात करें बेटा कि x पे जा करके, x पर जा करके dx रेडियस का, x पे जा करके dx रेडियस का हमने क्या मान लिया, रिंग। क्या मान लिया बेटा, रिंग। इस रिंग का, इस एलिमेंट का मास मान लेते हैं, इस एलिमेंट का जो मास मान लेते हैं वो मास मान लेते हैं dm। क्या मान लेते हैं बेटा, dm। तो इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकाला जाए तो छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di वो हो जाएगा dm।
रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²। इस रिंग का रेडियस क्या है x, तो ये हो जाएगा dmx²। क्या हो जाएगा बेटा dmx²। अब हमारा उद्देश्य ये है कि जो इस रिंग का मास dm है उससे डिस्क के मास और रेडियस के टर्म में कैसे लिखें। अब चूंकि ये जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया में, तो हम बोल सकते हैं, इस साइड कैलकुलेशन देखेंगे कि m बोल सकते हैं कि जब एरिया πr² था, जब एरिया आपका, अगर हम बात करें, जब एरिया हमारा πr² था, जब एरिया हमारा πr² है, πr² एरिया में मास क्या है m है, एक यूनिट एरिया में क्या हो जाएगा बेटा m/πr²। तो एक यूनिट एरिया में तुम, इसका मतलब मुझे इस एलिमेंट का एरिया भी निकालना पड़ेगा। मान लेते ये एरिया है dA और एरिया के इक्वल हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ ये है, ये लेंथ हो जाएगा आपका 2πx। इसकी चौड़ाई कितनी है dx, तो ये हो जाएगा 2πx dx। ये हमारा हो जाएगा dA। एक यूनिट एरिया में m/πr² मास है, तो dA एरिया में जो मास होगा उसको हमने dm बोला है, और dm की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी m/πr² इंटू 2πx dx। पाई ने पाई को मार दिया, तो जो dm की जो वैल्यू आई है वो आई है 2mx dx/r²। ये जो dm की वैल्यू है इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो जो di हमारा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा आ जाएगा 2m/r² x³ dx का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। जब ये हमारा एलिमेंट सेंटर पे हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 0, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0। और जब सेंटर पे हो जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा सेंटर पे जाएगा तो जो इसकी लिमिट हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी 0। जब ये बॉडी आ जाएगी आपके बाउंड्री पर तो रेडियस हो जाएगा r, और उस टाइम पे मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और हमें यही निकालना है। कांस्टेंट टर्म को ले लेंगे बाहर, तो di का इंटीग्रेशन हो जाएगा I 2m/r² इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। क्या हो जाएगा x² dx, x³ dx हो जाएगा आपका, माई मिस्टेक, x³ dx लिमिट 0 से r। x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x⁴/4, ये हो जाएगा 2m/r² x⁻3+1/3+1 लिमिट हो जाएगा 0 to r। तो I की वैल्यू हो जाएगी 2m/r² इंटू x⁴/4 लिमिट 0 to r। अब जहाँ पे x है वहाँ पे r पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2m/r² इंटू r⁴/4। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा, ये हमारा हो जाएगा I = ½ mr²। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये हमारा डिस्क है, ये हमारा डिस्क है, ये हमारा क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क होगा ये हो जाएगा ½ mr²। क्या हो जाएगा बेटा ½ mr²। चलिए आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और बाकी रेक्टेंगल का देखेंगे, स्क्वायर का देखेंगे, 4 डेरिवेशन करेंगे। फिर इसके बाद फिर ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी और आपको यहाँ पे JEE मेंस एडवांस तक के इस सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जाएगा कि सारे क्वेश्चंस आपसे लगें। थैंक यू।